टोटली सेपरेट थिंग्स। जो डिसमिसल है इज द प्रेस्क्राइब्ड पेनल्टी अंडर द E&D रूल्स, रिमूवल इज द प्रेस्क्राइब्ड पेनल्टी अंडर द E&D रूल्स, and termination is not prescribed penalty under E&D rules, rather it is inflicted upon an employee when he is under probation. अब एक और सवाल होगा कि प्रोबेशनर कौन होता है? जब कोई एम्प्लॉई अपॉइंट होता है, जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है फेडरल गवर्नमेंट का कि यू आर सिविल सर्वेंट और आप अब एज ए सिविल सर्वेंट काम करेंगे, तो आपको सबसे पहले एक प्रोबेशन पीरियड गुजारना होता है। वो सेक्शन 11 के तहत होता है, ऑफ द सिविल सर्वेंट एक्ट, और उसमें ये है कि आपको उस पीरियड में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर रखना होता है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्री जो आपने एविडेंस जमा करवाया होता है कि जी मैं क्वालिफाई करता हूँ इस पोस्ट के लिए, वो अगर वो चाहें तो उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यानी ये चीजें जो है आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं, जो आपको देखते हैं। तो वो जो है मिनिमम 1 साल होता है और मैक्सिमम प्रोबेशन पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम 2 years। 2 साल के बाद जो है प्रोबेशन आपकी खत्म हो जाती है। उसके लिए बाज़ का आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा जाता है कि आप यू विल रिमेन ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, दैट विल बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 1 year, एंड इफ इट इज नॉट एक्सटेंडेड फॉर अनदर 1 year, देन यू विल बी ऑटोमेटिकली कंफर्म्ड एज कंसिडर्ड एज रेगुलर एम्प्लॉय। ये है एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर अपॉइंटमेंट के बाद प्रोबेशन होती है। अब प्रोबेशनर जो है वो जो है अगर सिविल सर्वेंट है तो वो जाएगा फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए। क्यों? वो सिविल सर्वेंट तो अभी नहीं हुआ, रेगुलर भी अभी नहीं हुआ। ड्यूरिंग प्रोबेशन उसको टर्मिनेट किया जा सकता है विदाउट असाइनिंग एनी रीजन ड्यू टू हिज वर्स्ट परफॉर्मेंस। तो वो क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लास B ऑफ द सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट में ये एक डेफिनेशन दी गई है कि जो सिविल सर्वेंट हैं वो कौन होगी और जो सिविल सर्वेंट नहीं है वो कौन होगी। आउटस्टिंग क्लास दी गई है B जो है। B में 1 2 3 इस तरह है। जो पहला है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जो होगा वो जो है वो सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब बेशक आप फेडरल गवर्नमेंट में है, एम्प्लॉय है, लेकिन यह है कि फेडरल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय होते हुए यू आर आउटस्टेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द सिविल सर्वेंट। इफ यू आर ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय यू कैन नॉट अप्रोच टू द फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 4 ऑफ द सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट। और दूसरा जो है वो उसमें डेली वेजेस के हवाले से है कि कोई डेली वेजेस पे हो। और तीसरा ये कि वो वर्कर और वर्कमैन की डेफिनेशन में आता हो। ठीक है, जब आप वर्कर और वर्कमैन की डेफिनेशन में आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो फेडरल गवर्नमेंट की जितनी मिनिस्ट्रीज हैं इनमें कहीं भी वर्कर और वर्कमैन की डेफिनेशन में कोई भी नहीं आता। ये सिर्फ वो ऑटोनोमस बॉडीज आती थी जो है मतलब जिस तरह जिनके यहाँ काम फिजिकली हाथों से किया जाता है वो वर्कर और वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं। और वो लोग जाते हैं NIRC, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन, वो एक अलग से कोर्ट है, तो वो वहां जाते हैं। अब फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल और NIRC में ये डिफरेंस है। अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ वर्कर और वर्कमैन जाते हैं वहां पे NIRC में। चूंकि ये सर्विस लॉ से कनेक्टेड है तो मैंने कहा थोड़ा इसके बारे में आपको सारा ब्रीफ कर दूं। तो NIRC जो है, NIRC में पहली शर्त ये है कि आप सिविल सर्वेंट नहीं हो। ठीक है, आप जो है वर्कर और वर्कमैन होंगे। और फिर ये है कि उनके जो अपने लॉज हैं, अलग से वो लॉज हैं, उनकी कोई वायलेशन के अगेंस्ट आप वहां ग्रीवेंस नोटिस देते हैं और ग्रीवेंस नोटिस के बाद एक प्रोसेस है उसके थ्रू आप जो है वो कोर्ट में चले जाते हैं। वहां बुनियादी फर्क FST प्रैक्टिस और जो NIRC की प्रैक्टिस है, बुनियादी फर्क वहां ये है कि FST में प्रैक्टिस करने वालों के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही एविडेंस होता है। उसी से आपने वहां एक्सप्लेन करना होता है कि ये शोकाज नहीं हुआ, चार्जशीट नहीं हुई, स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन नहीं हुई, इंक्वायरी नहीं हुई, इसमें मेरे खिलाफ ये प्रोसीडिंग्स जो है प्रॉपर नहीं हुई। तो ये प्रोसीडिंग्स नहीं हुई जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ, तो इस वजह से ये लॉ की वायलेशन तो मुझे बहाल किया जाए। NIRC में ऐसा नहीं होता।
NIRC लाइक सिविल कोर्ट, वहां पहले ऐसा नहीं था, कुछ सालों से 2012 के बाद तकरीबन ये डेवलपमेंट आई कि उन्होंने NIRC को में जो है जो डिसीजन है वो आपको इसी तरह विटनेस एविडेंसेस, गवाहियां, सारा कुछ पेश करना होता है वहां, और उसके बाद वो एग्जैक्टली सिविल केसेस की तरह वो आपके केस को डील करते हैं, वो सारा एविडेंस देखते हैं और उसमें गवाहियां भी देखते हैं, उन पे क्रॉस एग्जामिन भी देखते हैं। सारा कुछ होने के बाद उस पे वो फिर जो जजेस साहबान है वो अपना फैसला करते हैं। लेकिन फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में ऐसा नहीं होता। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में जब आप सेक्शन 4 ऑफ द सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत, सेक्शन 4 ऑफ द सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 1973, इसके तहत आप एक अपील फाइल करते हैं, ठीक है। अब अपील फाइल करने का आप समझ लें, अब आपके पास एक क्लाइंट आया, आपने उसे गाइड करना है कि जी एज ए सर्विस लॉयर, वो एक्सक्लूसिवली सिविल सर्वेंट है, किसी मिनिस्ट्री का मुलाजिम है, और वो आपके पास आया कि जी मैं नौकरी से डिसमिस हो गया हूं, तो एज ए लॉयर व्हाट विल यू सजेस्ट कि जी आप कहां जाओ, कितने दिनों में जाओ, कैसे जाओ, ठीक है। ये है आपकी सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने का तरीका। अब वो आप प्रॉपरली सुन ले कि आप जो अपील फाइल करेंगे वो बिफोर द फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद लिखेंगे। प्रिंसिपल सीट इसकी यहां पे है, कराची और लाहौर में बेंचेस है, अवेलेबल है। लेकिन यह है कि अगर आप कराची के हैं फिर भी प्रिंसिपल सीट पे करते हैं तब भी कोई मसला नहीं, यानी इसमें टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का कोई इशू नहीं। ये इनके एक्ट में लिखा हुआ है कि देयर विल बी नो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन इशू, ठीक है। जहां आप ज्यूरिसडिक्शन का यहां हाई कोर्ट में जाते हैं, सिविल कोर्ट में जाते हैं, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से आपको फेस करना पड़ते हैं कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर आपने गलत इलाके की ज्यूरिसडिक्शन में गलत कोर्ट इंतखाब कर लिया तो वो योर केस विल बी डिसमिस्ड ऑन दिस स्कोर ओनली। यहां ये ऐसा कोई नहीं है। इफ यू आर डिसमिस्ड इन कराची, you are a federal government employee, subject to the condition that you are federal government employee, you will have to file your appeal in Federal Service Tribunal, either in the bench constituted in Karachi or the bench constituted in Islamabad or in Lahore, whatever, it is your choice. और उसके बाद आप प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में चुके हैं तो वो जो है आपको यहाँ भी आपको वो जो है आप केस, मसला आप इस्लामाबाद के लॉयर है, एक बंदे का केस कराची ट्रिब्यूनल में चल रहा है, वहां अमूमन एक बेंच है सिर्फ, तो उस वजह से प्रैक्टिकली बड़ा लेट बारी आती है वहां पे। यहाँ केस 4 महीनों में फैसला हो जाते हैं, तो वहां केस हो सकता है 3 साल फैसला ना हो। तो वो बंदा चाहता है कि जी मैं यहाँ इस्लामाबाद में हूँ तो मुझे जो है हेल्प आउट किया जाए कि मैं यहाँ मेरा फैसला जल्दी हो जाए। तो आप यहाँ ट्रांसफर की एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरा केस प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद पे ट्रांसफर कर दिया जाए। इससे जब वो दरखास्त हम देते हैं तो उसे कहते हैं मिसलेनियस पिटिशन। वो आप लिखेंगे बिफोर द फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल मिसलेनियस पिटिशन इन अपील नंबर सो एंड सो, और उसमें जो है इसी तरह की ड्राफ्टिंग होती है रिस्पेक्टफुली शेवित और ट्रांसफर ऑफ अपील अंडर ट्रांसफर ऑफ अपील फ्रॉम कराची बेंच टू इस्लामाबाद। और उसके बाद ये लिखेंगे कि मैं यहाँ लॉयर एंगेज हुआ हूँ और मुझे जो है एज ए लॉयर जो है मैं चाहता हूँ कि इसका केस यहाँ करूँ, तो इस वजह से मुझे जो है यहाँ इसकी, और दूसरा ये कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस भी बड़ा टाइम गुजर गया है, तो ये 2-3 रीजंस लिख के तो आप इस केस को यहाँ ट्रांसफर करा सकते हैं। वो आराम से ट्रांसफर हो जाता है। जब भी बेंच में लगता है तो उसमें ट्रांसफरिंग अथॉरिटी यहाँ फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में चेयरमैन होते हैं। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में 10 जजेस और एक चेयरमैन होते हैं, और वो मेंबर्स कहलाते हैं जो दूसरे जजेस होते हैं। और वो जो 10 जजेस हैं और एक चेयरमैन, वो 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स एंड ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल एक्ट है उसके तहत। और वो जो है 3 साल बाद वो रिटायर हो जाते हैं, और उसके बाद वो दिस इज नॉट एक्सटेंडेबल जॉब, यानी अगर आप उस तरफ करते हैं तो वो ये 3 साल के बाद आपकी जॉब खत्म हो जाती है वहां से। तो वो लोग सिर्फ 3 साल के लिए आते हैं, जिसका परहैप्स नुकसान भी है कि जब वो काम सीखते हैं एज ए जज तो उस वक्त वो रिटायर हो जाते हैं। तो उसमें ये है कि वो उतना आउटपुट नहीं देता। दिस इज आल्सो क्रिटिसाइज्ड बाय द सर्विस लॉयर्स एट डिफरेंट फोरम्स, लेकिन कोई उसमें उस तरह सुनवाई नहीं है। ये इस चीज को भी सलाम होना चाहिए कि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट का जो तस्वर है, हम एम्प्लॉयमेंट में तो कहते हैं कि जी स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं होनी चाहिए, कि जी जहां परमानेंट रेगुलर एम्प्लॉय प्रमोट हो सकता है या अपॉइंट हो सकता है उसको वहां अपॉइंट करें, उसको असेस करें उसकी जो है उसकी कैपेबिलिटीज, और उसके बाद प्रॉपर उसका प्रोसीजर करें और उसके बाद उसको अपॉइंट करें।
लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत जो है वो लोग आते हैं और 3 साल बाद जब वो काम सीखते हैं तो दे गॉट रिटायर्ड। अच्छा, अब जो है जब आप ये तो आपने मिसलेनियस पिटीशन के हवाले से बात हुई। अब अगर आप अपील करते हैं फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में, तो अपील सेक्शन 4 ऑफ द सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट होती है। एक बंदा आपके पास आया, डिसमिस फ्रॉम सर्विस हुआ और वो सपोज पुलिस डिपार्टमेंट इस्लामाबाद से आपके पास एक इंस्पेक्टर आया जी कि जी मैं डिसमिस हूँ नौकरी से, तो मुझे जी जो है आप बहाल कर रहे हैं। डिसमिसल उसकी बहुत वजूहात की बेस पे हो सकती है, मसलन वो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी हो सकता है, तो ये मिसकंडक्ट में फॉल करता है। एक सेक्शन 2 है जो मिसकंडक्ट को डिफाइन करता है कि कौन कौन से एक्ट्स जो है मिसकंडक्ट में आते हैं। तो वो मिसकंडक्ट में जो भी बंदा आएगा उसके खिलाफ गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स पहले 1973 हुआ करते थे, अब हैं 2020। उनमें थोड़ी सी तब्दीली के साथ जो है ये नए कवानीन आए हैं। पहले E&D रूल के जब भी किसी को सजा देती है गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1973 के तहत देती थी। अब उसमें कुछ तब्दीलियों के साथ इन्होंने थोड़े प्रोसीजर को शॉर्ट कर दिया है 2020 में। उसमें उन्होंने कहा कि E&D रूल्स 2020 के तहत अब बंदा जो होगा उसमें सिर्फ 5 सेक्शंस को ऊपर नीचे किया है कि जो सेक्शन वहां 5 था इसको अब 9 कर दिया है, 6 कर दिया, 8 कर दिया, इस तरह पहलों को। पहले जो है प्रोसीजर ये था कि जी E&D रूल के तहत जब भी किसी बंदे के खिलाफ प्रोसीड होते थे तो पहले उसके लिए अथॉरिटी एक ऑथराइज अफसर मुकर्रर करती थी। ऑथराइज अफसर आगे फिर जो है इंक्वायरी ऑफिसर को मुकर्रर करता था अगर वो जरूरी समझता था, नहीं तो वो शुकाज दे के तो ये है कि आगे कंपिटेंट अथॉरिटी को डायरेक्ट बात कर लेते थे, तो उस पर वो सजा हो जाती। अब उसमें ऑथराइज अफसर को उन्होंने बीच में से स्किप कर दिया और इस तरीके से प्रोसीजर बहरहाल वही है कि उन्हें जो डिफेंस है एम्प्लॉय का वो उन्हें देना होता है। मसलन E&D रूल के तहत हर मुलाजिम का ये हक है कि जब उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है और उसे चार्जशीट दी जाए कि आप पर इल्जाम क्या है, अलॉन्ग विद स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस कि जी ये एलिगेशंस आप पर हैं और आप इस वजह से आपको डिसमिस नौकरी से क्यों ना कर दिया जाए या इस हवाले से वो रिमूव कर दिया जाए, कोई मेजर पेनल्टी आपको इम्पोज कर दी जाए। मेजर पेनल्टीज मैंने आपको पहले बता दिया, डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट एंड रिवर्जन। दीज आर 4 मेजर पेनल्टीज विच आर प्रेस्क्राइब्ड अंडर द E&D रूल्स। अब उसके बाद ये है कि जब उस बंदे को कहा जाता है कि जी आपके खिलाफ ये एलिगेशन है और इसकी बिना पे आपको चार्जशीट दे रहे हैं, वो उन एलिगेशंस का इंक्वायरी अफसर को जवाब देता है, कहता है कि ये झूठ है और बाकायदा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तहत देता है। उस पे वो इंक्वायरी ऑफिसर जितने लोगों के गवाहों के बयानात होते हैं वो रिकॉर्ड करता है, इसको क्रॉस एग्जामिन का मौका दिया जाता है बिफोर डिसमिसल और रिमूवल और इम्पोजिशन ऑफ द मेजर पेनल्टी। दिस प्रोसेस हैज टू टेकन अप। तो उसके बाद ये है कि जब उसको वो प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो फिर वो अगर माइनर पेनल्टी देनी हो, जो कि माइनर पेनल्टीज मैंने आपको बता दी है कि उसमें स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट हो सकता है, उसमें सैलरी की रिडक्शन हो सकती है, उसमें स्टॉपेज ऑफ प्रमोशन हो सकता है, कोई भी रिकवरी हो सकती है या सेंश्योर हो सकती है। दीज आर द माइनर पेनल्टीज। अगर उसे माइनर पेनल्टीज देनी हो तो वही जो ऑथराइज ऑफिसर है वो जो है माइनर पेनल्टी दे देता है खुद ही। अगर उसको मेजर पेनल्टीज देनी हो यानी डिसमिसल देनी हो, रिमूवल देनी हो, कंपल्सरी रिटायरमेंट या रिडक्शन देनी हो, तो वो उसको फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजेगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको शोकाज देगी। प्रोसेस क्या हुआ, पहले चार्जशीट देगी अलॉन्ग विद स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन थ्रू इंक्वायरी ऑफिसर, और उसके बाद यह है कि शोकाज दिया जाएगा बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कि एक मौका उसे और दिया जाएगा कि आपकी सजा इतनी प्रपोज हुई है, इंक्वायरी अफसर ने मुझे ये रिकमेंड किया है, तो आप अपना जवाब दो और पर्सनल हियरिंग उसका जब आप शोकाज का जवाब लिखते हैं एज ए लॉयर, अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसमें आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे कि आप इंक्वायरी जो हुई है इन द चार्जशीट उस इंक्वायरी पे आप क्रिटिसाइज करेंगे कि जी प्रॉपर जो है क्रॉस एग्जामिन नहीं हुआ, मेरा जो गवाह है वो बुलाया ही नहीं गया,
the other party was properly heard, मुझे properly सुना नहीं गया। और the ultra important का फिर एक concept हम लेते हैं कि जिसको कहा जाता है कि no one should be condemned unheard, ठीक है। तो उसमें ये नेचुरल जस्टिस आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो है वो है कि the ultra important का कंसेप्ट है कि ये इट इज पार्ट ऑफ द एवरी स्टैट्यूट। अगर वो लिखा हुआ नहीं भी है तो देन भी इट इज पार्ट ऑफ एवरी स्टैट्यूट कि एवरी पर्सन शुड बी हर्ड प्रॉपरली एंड देन द पेनल्टी में बी इन्फ्लिक्टेड अपॉन हिम। उसके बगैर उसको सजा नहीं दी जा सकती। तो इन सर्कमस्टांसेस में फिर वो चार्जशीट का आप पहले वो जवाब लिखेंगे आप, फिर उसके बाद अगर वो जवाब प्रॉपर नहीं है तो फिर शुकाज का जवाब लिखेंगे। प्रॉपर शुकाज में आप डिफेंड करेंगे उसको कि जी ये इंक्वायरी सही नहीं हुई तो शुकाज देना ही गलत है। उस पर आप पर्सनल हियरिंग मांगेंगे, उनसे पर्सनल हियरिंग जब वो देंगे आपको, वहां आप अपने एविडेंसेस के साथ देंगे कि जी ये गलत है, ये मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं उसको जिस तरह भी फैक्चुअल ये कंट्रोवर्सी है, इस फैक्चुअल कंट्रोवर्सी को आप वहीं रिजॉल्व करेंगे डिपार्टमेंट में। उसके बाद ये है कि आप चार्जशीट दे दी, शुकाज दे दिया, शुकाज के बाद आपको वो अगर समझते हैं कि आपका जवाब प्रॉपर नहीं है, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, या उसमें कोई फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में आपने प्रॉपर उनको मुतमईन नहीं किया, तो दे विल impose 4 penalties which are called major penalties under efficiency and discipline rules, जिसमें dismissal है, removal है, compulsory retire है और reduction in rank है। अगर वो dismiss from service आपको कर देते हैं उस allegation की बेस पे, वो बंदा आप as a lawyer आपके पास आता है, आप उसके साथ क्या सलूक करेंगे? आप पहला देखेंगे कि whether he is civil servant। अगर वो civil servant है तो then you will prepare a डिपार्टमेंटल अपील फॉर हिम कि जी पहले वो महकमे में अपील करे, उसे डायरेक्ट आपने कोर्ट में नहीं ले जाना, यानी फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में नहीं ले जाना आपने, क्योंकि सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट जो है उसका सेक्शन 4 जो है वो ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी शख्स अगर किसी ऑर्डर से जो है एग्रीव्ड है उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल अपील्स हर सिविल सर्वेंट को प्रोवाइडेड है। और वो डिपार्टमेंटल अपील की प्रोविजंस कहां प्रोवाइडेड है? वो अपील की प्रोविजंस सिविल सर्वेंट अपील रूल्स 1977 में प्रोवाइडेड है। सिविल सर्वेंट्स अपील रूल्स 1977 उसमें जब आप अपील करते हैं सिविल सर्वेंट्स की हैसियत से, तो उस अपील के साथ 3 सलूक कर सकता है डिपार्टमेंट। उसमें अपील रूल्स में ये प्रोवाइडेड है। पहला वो ये उन्हें कर सकते हैं कि दे विल रिजेक्ट स्ट्रेट अवे योर अपील ऑन मेरिट, पर्सनल हियरिंग दे के बेशक वो मेरिट पे कर सकते हैं। दूसरा ये कि वो उस अपील को पार्शियली या फुली एक्सेप्ट कर सकते हैं, मसलन उसकी डिसमिसल की सजा है उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट में बदल दें। अमूमन ये होता है कि जिस बंदे की 30-35 साल नौकरी है वो ये रिक्वेस्ट करता है जी आई एम ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, देयरफॉर माय पेनल्टी ऑफ डिसमिसल में काइंडली बी कन्वर्टेड इनटू कंपल्सरी रिटायरमेंट। तो वो कंपल्सरी रिटायरमेंट, या अमूमन रिटायरमेंट से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके 5 दिन रह गए होते हैं, तो वो कहते हैं जी मुझे रिटायर कर दें तो ठीक है, मैं जो है बेनिफिट लेके तो बस जाऊं। तो वो उसको फिर डिपार्टमेंट जो है उसको ये उसकी पेनल्टी डिसमिसल को कंपल्सरी रिटायरमेंट में कन्वर्ट करता है, या कोई भी उसको दे देता है, रिलीफ दे देता है। फिर उसके बाद वो तीसरा उसका ऑप्शन उनके पास डिपार्टमेंट का ये होता है कि कुछ लोग डिपार्टमेंट को वकील से मशवरा नहीं करते, वकील जरा वाइज लोग होते हैं, तो वो ये है कि उनको प्रॉपर मशवरा देते हैं, लेकिन ये है कि वो वकील से मशवरा करने की बजाय खुद ही जो है पहले ही अपने काम डिपार्टमेंट में खराब किए होते हैं, तो खुद ही अपीलें लिख डालते हैं। और उसमें वो कहते हैं जी अब तो हम डिसमिस हो गए हैं, उसमें वो अगर सपोज पुलिस का हो तो आईजी को टिका के गालियां देता है बीच में अपील में। अच्छा, अपनी सारी भड़ास उस अपील में वो निकालता है। उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो उस अपील को, खासतौर पे वो सिविलियन, मैंने अक्सर अपने तजर्बे से ये फेस किया है कि वो सिविलियन जो आर्मी से कनेक्टेड है, चाहे उन्होंने आपका गला ही काट दिया डिसमिस करके, आपने बड़ा हम्बल रहना है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने बड़ा आजिज़ी इंकिसारी से बात करनी है और उन्हें कहना है उस डिपार्टमेंटल अपील में कि खुदा के बाद आप वाइस ग्रेंट ऑफ अल्लाह है मेरे लिए, और ये है कि आपने ही मुझे रिलीफ देना है, तो बराए मेहरबानी मेरे साथ बड़ा जुल्म किया नीचे वालों ने, तो आप शफकत करें। अपेलेंट अथॉरिटी ज़ाहिर उसको इख्तियार है पूरा,
अब अपेलेट अथॉरिटी उसकी अगर किसी ने गालियों वाली जबान इस्तेमाल की तो एक तो स्टेट में अपील तो डिसमिस होती है उसकी, साथ में कोई रिकवरी भी इम्पोज कर देते हैं, कोई और तरह का भी कर लेते हैं, या उसकी पेनल्टी के लिए उसे फिर अलग से एक शुकाज दे दिया जाता है। अक्सर आर्मी बेस्ड सिविलियंस के साथ ये होता है, अगर वो डेरिवेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल करें तो उनको वो एक और शुकाज देते हैं उस शुकाज के बदले में। जब वो जवाब लिखते हैं शुकाज के बाद की मैं बात कर रहा हूं कि या इवन डिपार्टमेंटल अपील में भी वो शुकाज उनको एक देते हैं कि क्यों ना तुम्हारी पेनल्टी रिटायरमेंट से डिसमिसल में कन्वर्ट कर दी जाए या रिमूवल से डिसमिसल में कर दी जाए, तो वो फिर कर देते हैं जब बंदा जवाब भी उसी तरह का लिखता है। लेकिन अगर आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ आपने उनसे प्रेयर करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, हमेशा एक लॉयर के लिए सबसे जो बेस्ट ड्राफ्टिंग है व्हाट आई फील के खूबसूरत लफ्ज जो है अगर वो उनका इंतखाब करे अपनी ड्राफ्टिंग में और उसके बाद अपने आर्गुमेंट्स में, ये हमारी कन्विंसिंग और प्लीडिंग का ऑल दो एस्पेक्ट है, उसका एक है मामला, तो वो लॉयर बेस्ट लॉयर ट्रीट होगा अगर वो बेहतरीन आर्गुमेंट दे सकते हैं और बेहतरीन लिख सकते हैं। ये दो क्वालिटीज एक वकील में होनी चाहिए और ये क्वालिटीज तब आती हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं, जब आप ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ेंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा आप न्यू एंट्रेंट हैं तो जब आप ज्यादा से ज्यादा इस फील्ड में मेहनत करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो आप ये ना समझिए वन मैन शो है ये प्रोफेशन जो है हमारा। इस प्रोफेशन में टोटली वन मैन शो है। जो आपका आप देखते होंगे कि जो एक सीनियर है अगर उसका साथ सगा बेटा भी है और इफ ही इज नॉट हार्ड वर्कर ही कांट डू एनीथिंग, वो किसी कोर्ट में कामयाब मैंने नहीं देखा। बेशक सगा बेटा है, बेटी है, लेकिन अगर वो बेटा और बेटी खुद हार्ड वर्कर है, यानी सवाल की बजाय अगर मिसाल के तौर पे आपने ड्राफ्टिंग करनी है, आप वो किसी सीनियर के पास जाके बैठ के ड्राफ्टिंग कर लें, ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि आप सीनियर से पूछें कि ये ड्राफ्टिंग मैंने किन किन किताबों की मदद से कर सकता हूं, फिर वो किताबें पढ़ें, उसके बाद आप ड्राफ्टिंग करें, फिर सीनियर से कंसल्ट करें, तो यू विल बी एबल टू आस्क द क्वेश्चन किताबें पढ़ने के बाद। यानी आपका जो सवाल होगा वो इतना इंप्रेसिव होगा कोर्ट के लिए भी, लीगल क्वेश्चन जब भी आप रेज करेंगे, और वहां आपकी ड्राफ्टिंग में भी इतना इंप्रेसिव होगा कि ये है कि वो फिर आपको एक अलग से एक मकाम देगा। आप अपने ही सर्कल मुतय्यन करेंगे। जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आप याद रखिए कि हम लोग भी इसी तरह बाहर के सेटलर हैं। इस्लामाबाद में जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सारे बाहर से सेटलर हैं, कोई उनका जानने वाला यहां नहीं था। और 20-25 साल पहले तो इस्लामाबाद को ले लें तो बिल्कुल ही कोई नहीं था, छोटी सी बार और उस हवाले से मामला थे। जब मैं आया था कोई नहीं जानने वाला था, ठीक है। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करें तो सारी पहचान आपका हार्ड वर्क है। एज ए लॉयर आप अगर हार्ड वर्क करेंगे, किसी भी फील्ड को चुन ले, सारी फील्डों में ये जो कहते हैं ना कि वकील सक्सेसफुल नहीं हो सकते, गलत है, बिल्कुल गलत है। वकील सक्सेसफुल नहीं होते अपनी वजह से, किसी और की वजह से नहीं, सिर्फ अपनी वजह से। जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना खुद चाहते हैं, तो उनका कोई मैच नहीं है। देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। हमेशा आपके लिए उन लोगों के लिए चोटी खाली है जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, जो अपने आप को पुट करते हैं कि मैंने बस यही काम करना है, ठीक है ना। और उसमें मेरा आपको यह मशवरा है एज ए सीनियर कि अगर किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिसाइड फर्स्ट कि आपने क्रिमिनल साइड पे जाना है, आपने सिविल साइड पे जाना है, आपने कॉर्पोरेट साइड पे जाना है, सर्विस मैटर में जाना है, या इनकम टैक्स कस्टम ट्रिब्यूनल में जाना है, जहां भी आपने जाना है। एंड बिकम द स्पेशलिस्ट, नॉट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अगर आप स्पेशलिस्ट होंगे तो यह है कि शुरू में बंदे को हर केस करना पड़ता है टू सर्वाइवल ऑफ द लॉयर, उसकी अपनी उसके लिए। लेकिन यह है कि उसके बाद आपका चॉइस एक फील्ड हो, उस फील्ड में प्रैक्टिस करें, उसी सीनियर के साथ रहें और उसके बाद उसी फील्ड में आगे बढ़े। चंद साल लगेंगे, लेकिन यह है कि यू विल फील कि जी बहुत डिफरेंस होगा, आपकी पहचान होगी एक फील्ड में, और उस फील्ड में फिर आपको यकता होना चाहिए। उस फील्ड में आपको इंतहाई जो है महारत के आला दर्जे पे होना चाहिए, उसमें आप होंगे। तो आज अगर मेरे सगे भाई का केस है ना,
और मैं एक अच्छा वकील नहीं हूं, तो वो मेरे पास नहीं आएगा कभी भी, ठीक है ना। वो उस वकील के पास जाएगा जो हमारा कुछ नहीं लगता। यही आप देख लें, क्रिमिनल, सिविल, सर्विस मैटर्स, हर में लोग प्रायोरिटी देंगे कैपेबल पर्सन को। इफ यू आर कैपेबल, दिस इज वन मैन शो, यू आर लॉर्ड। अगर कैपेबल आप नहीं है तो फिर समझे कि ये है कि फिर आपने अपना दायरा खुद मुतय्यन करना है कि मैं इस सर्कल में हूं जिसमें वकील ने गरीब रहना है, इस सर्कल में हूं जिसमें वकील ने बहुत ऊपर जाना है, और इस सर्कल में हूं जिसमें वकील ने मुल्की लेवल पे प्रैक्टिस करनी है। तो आप चंद सालों में ऊपर चले जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप हार्ड वर्क करें। इस फील्ड में अगर देखना चाहें तो इस चीज में आप इवन सर्विस लॉ में जब मैं प्रैक्टिस में स्टार्ट की, मैंने बहुत सारे दोस्तों की थी कि जी जुडिशरी में जाना चाहिए था, ये क्यों आ गए। बहुत सारे लोगों की, आज मेरे साथ के जो दोस्त हैं जो एडिशनल सेशन जजेस हैं, वो कहते होते हैं कि जी ये जो है ना, ये बड़ा वाइज डिसीजन था आपका उस वक्त कि आपने इस फील्ड में रहना ज्यादा मुनासिब समझा। तो ये है कि सिर्फ आप हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क का कोई नेमुल बदल नहीं है, आपकी कोई सिफारिश, कोई किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। यू योरसेल्फ, आप अपनी सिफारिश है, आप अपना क्रेडिबिलिटी आपकी अपने ऊपर है, अपनी जात के ऊपर है। इफ यू वर्क हार्ड, नो मैच, आपको कोई बीट नहीं कर सकता। आप अगर कोई सीनियर के मुकाबले में आपको केस कर रहे हैं, आप उसमें मजीद हार्ड वर्क करें ताकि जो है आप अपने क्लाइंट को बेहतर रिजल्ट्स दे सकें, और एक नई उसके साथ कि जी मैंने ज्यादा हार्ड वर्क किया है तो मैं जीत गया हूं। तो ये जो है वर्क आपने अपनी जात के लिए करना है, अपने फ्यूचर के लिए करना है, अपने कैरियर प्लानिंग के लिए करना है। लेकिन रिजल्ट आपको क्या देगा? रिजल्ट आपको कामयाबी देगा। अब जब आप कामयाब होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका पढ़ने का और शौक, फिर साथ साथ उसके जो फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिलती है क्लाइंट्स की तरफ से, वो बढ़ती चली जाएगी, उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। जब आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, पहले दिन ही कोर्ट आपको समझ लेगी। जब आप हाई कोर्ट में 2 साल बाद प्रैक्टिस के आते हैं ना, पहले दिन ही आप अपने आप को डिफाइन कर रहे होते हैं कि आप किस कैटेगरी में। कोर्ट आपको उसी दिन डिफाइन कर लेती है कि किस कैटेगरी का बंदा है। वो 2 साल आपके लिए दिन रात मेहनत के 2 साल होने चाहिए। फिर उसके बाद ये, और अपनी फील्ड में माहिर होने चाहिए। हम जरा थोड़ा साइड पे हो गए तो बात में ये कर रहा था कि जो सर्विस की, क्योंकि ये इश्यूज ऐसे हैं जो आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है। एक सीनियर को बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो आपके साथ, आप किसी भी फर्म को, किसी भी टीचर को, किसी भी अपने सीनियर को ज्वाइन करें तो आपको ये समझना चाहिए कि ये प्रोफेशन एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ये आप ऐसा ना समझे कि ये आपने लॉ कर लिया तो ये जो है एक कोई ऐसी चीज आपने हो गई कि जी आपने मतलब इसमें सक्सेस आप नहीं ले सकते, या आपकी उस तरह का लेवल नहीं है। नो, इसमें इतनी सक्सेस है। आप जो ऊपर के कुछ लोगों को देख रहे हैं, क्या उनसे बेहतर कोई लाइफ गुजार रहा है? आपके पास बेहतरीन घर, बेहतरीन गाड़ी, बेहतरीन फ्यूचर ये हो, और पढ़ना आपने खुद है। अब ये माइंड जो है आपने खुद बनाना है, ठीक है। आपका अपना मेंटल लेवल, अपनी मेंटल अप्रोच जो है इतनी फाइनेस्ट हो जाएगी, शानदार हो जाएगी, तो उसका रिजल्ट आपको खुद ही मिलना शुरू हो जाएगा, इन फॉर्म ऑफ मनी, इन फॉर्म ऑफ फैसिलिटीज, दुनिया के लिहाज से, फिर इज्जत के लिहाज से, रिस्पेक्ट के लिहाज से, डिग्निटी के लिहाज से। कोर्स आपको एहतराम देगी, आपके नाम से एहतराम देगी। लेकिन दिस विल हैपन ओनली बिकॉज ऑफ यू। आप अगर हैं अच्छे तो यू विल अर्न एवरीथिंग, you will earn respect, you will earn money, you will earn every facility, और सबसे बढ़कर तो इज्जत है कि जो आप कमाएंगे। इसमें वो सर्विस के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको कंप्लीट कर दूं कि उसमें सेक्शन 4 जब आप अपील करेंगे, अपील के बाद आपने फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में आने के लिए 90 दिन इंतजार करना है। महकमाना अपील के बाद डिसमिस या रिमूव होने वाला बंदा 30 डेज में ही विल प्रेफर अपील बिफोर द हाईएस्ट अथॉरिटी, जिसकी अथॉरिटी की फिर डेफिनेशन देगी है कि वो नॉट लेस देन अपॉइंटेड अथॉरिटी ना हो, यानी जिसने आपको अपॉइंट किया उससे हायर अथॉरिटी हो। उसको आप डिपार्टमेंटल अपील करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीव्ड ऑफ द इम्प्यूग्ड ऑर्डर विच इज डिसमिसल, रिमूवल और व्हाटएवर इट इज। उसके बाद 30 डेज में आप डिपार्टमेंटल अपील करेंगे, उसके 90 डेज वेट करेंगे। जब 90 दिन गुजरेंगे तो 91 दिन से लेके 120 दिनों तक आप जो है फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। ये उसका प्रोसीजर है।
अगर इस दौरान आपकी 15 दिनों बाद, 20 दिनों बाद, महीने बाद आपकी डिपार्टमेंटल अपील डिसमिस हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, उस रिजेक्शन के विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपने जाना, फिर 90 दिन वेट नहीं करना। यह प्रोसीजर दिया गया है। अब डिपार्टमेंट के पास 4 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं कि अपील, आपकी डिपार्टमेंटल अपील जब आप करते हैं तो वो उसके साथ क्या सलूक कर सकते हैं। उसमें वो मैंने 3 प्रोसीजर तो आपको बताए हैं पहले कि अपील रूल्स 1977 के तहत वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं या विदहेल्ड कर सकते हैं, और रीजंस कम्युनिकेट करेंगे कि व्हाई वी हैव विदहेल्ड योर अपील। या तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नहीं की होगी या डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल की होगी, तब वो विदहेल्ड करते हैं। उसका 90 दिन के बाद आप कोर्ट में चले जाते हैं। 90 दिन के बाद जब आप कोर्ट में जाते हैं तो उसके लिए आप अपील बनाएंगे बिफोर द फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद, पार्टीज नेम लिखेंगे। उसके बाद ये है कि नीचे अपील अंडर सेक्शन 4 ऑफ द सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 1973, उसमें आप एक ब्रीफ देंगे जो आजकल ट्रिब्यूनल मांगता है कि जी the appellant is dismissed from service on such and such date at annexure A, against which he submitted his departmental appeal, which was not responded to despite the lapse of statutory period of 90 days. Hence this appeal on the following facts and grounds. और उसमें आप प्रेयर में लिखते हैं नॉर्मली कि the impugned order of dismissal may kindly be set aside and I may be reinstated into service with all consequential back benefits. इस तरीके से आप अपनी बालिग करेंगे। आप फैक्ट्स लिखेंगे कि मैं कब अपॉइंट हुआ। जब आप फैक्ट्स, पहले फैक्ट्स और ग्राउंड्स जब लिखते हैं ना प्रेयर से, प्रेयर शुरू में भी लिखते हैं और फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में और आखिर में भी लिखते हैं, 2 दफा प्रेयर लिखते हैं। ऊपर एक छोटा सा ब्रीफ होता है कि मैं कोर्ट में क्यों आया हूं, कि डिसमिसल के बाद मैंने अपील की, 90 दिन गुजर गए, मैं यहां आ गया। तो इसके बाद ये है कि आप उसमें फैक्ट्स लिखेंगे कि मैं ये पुलिस में सपोज अगर सिपाही भर्ती हुआ तो आई वॉज अपॉइंटेड एज स्पाई ऑन सच एंड सच डेट। फिर उसके बाद आई वॉज प्रमोटेड एज जो है उनका ऊपर प्रमोशन का जो सीक्वेंस होता है, फिर ASI, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और ऑनवर्ड जो है वो सारी आप डिटेल लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे कि मेरी अनब्लेमिश्ड रिकॉर्ड रहा है। पुलिस वालों को अमूमन हम जब केस कर रहे होते हैं ना पुलिस की, आई हैव कंडक्टेड हंड्रेड्स ऑफ केसेस, मेरे ख्याल है वो कम से कम पुलिस के मैंने 700-800 से ज्यादा केसेस किए होंगे जिनको डिसमिसल के केसेस थे। तो पुलिस वालों की तरफ से अक्सर ये होता है, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, जब हम एक फिक्रा वकील लिखता है ना कि माई पास्ट रिकॉर्ड वाज अनब्लेमिश्ड, ये मुंह लिखा जाता है, तो पुलिस वाले कहते हैं सर जी ना लिखो तो वो इस वजह से कहते हैं कि क्योंकि उनको छोटी मोटी रिप्रेमांड, छोटी मोटी सजाएं उनको अक्सर हुई रहती हैं। उनकी एक सजा बड़ी मशहूर है कि फॉर फीचर ऑफ प्रीवियस सर्विस, ये सिर्फ पुलिस में है, सिविल सर्वेंट में ये कहीं नहीं है। कि जो ये मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में एक केस में हमने किया हुआ है, तो वो अभी सुप्रीम कोर्ट में उसको लीव ग्रांट की है, परहैप्स ये शायद खत्म हो जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल सजा नहीं है, अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, कि उनको फॉर फीचर कर दिया जाता है अप्रूव्ड सर्विस। मसलन आपने 2 साल सर्विस की, उसकी आपने तनख्वाह ली, आपकी वो सर्विस फॉरफीट कैसे हो सकती है? फॉरफीट का मतलब है कि इसको अब दोबारा इसकी लेंथ ऑफ सर्विस में ये चीज शामिल नहीं होगी। अब यानी अब आप रिटायर हो रहे हैं अगर 30 साल पे, तो आपको 28 साल की सर्विस शामिल होगी, ये फॉर फीचर ऑफ सर्विस है। ये सिर्फ पुलिस रूल्स में है, बाकी किसी मुलाजिम के रूल में नहीं है। वो उठा के हर चौथे दिन फॉर फीचर ऑफ प्रीवियस सर्विस, फिर ये SP साहब के दरवाजे पे बैठे रहते हैं, DIG साहब के, कि ये खत्म कर दे साहब, मेरी सर्विस का मसला हो जाएगा, कोई इंक्रीमेंट स्टॉप कर ले 2 सालों के लिए, ये ना करें। ये है तो माइनर पेनल्टी, लेकिन इट हैज वेरी लॉन्गेस्ट इफेक्ट्स अपॉन देयर कैरियर। कि 2 साल हो सकता है, उन 2 सालों में उसने सबसे ज्यादा मुजरिम पकड़े हो सकता है उस बेचारे की परफॉर्मेंस उन 2 सालों में बेस्ट रही हो, उसकी ACR उन 2 सालों की बेस्ट रही हो, लेकिन उसको फॉर फीचर उन्हीं 2 सालों को कर दिया जाता है। तो ये अक्सर पुलिस में होता है। अच्छा, बाकी वो मैं बिल्कुल शॉर्ट सा, टाइम आपका हो गया है आई थिंक, अगर आप कहें तो मैं आपको वो थोड़ा सा बता दूं जो स्टैट्यूटरी बॉडी और स्टैट्यूटरी रूल्स है ना, क्योंकि इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम। तो उसमें मैं सिर्फ आपको ब्रीफ ये बता देता हूं कि ये जो कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, ऑटोनोमस बॉडीज के एम्प्लॉयज थे, इसमें जो स्टैट्यूटरी बॉडीज थी वो आएंगी हाई कोर्ट में। अब स्टैट्यूट और स्टैट्यूटरी बॉडी क्या कहला, कौन होता है? ये इंग्लैंड के लॉ में, पाकिस्तानी लॉ में, हर जगह जहां भी आप स्टैट्यूट का वर्ड आएगा, द
the act which is passed by the parliament, that is called statute. If the ordinance is issued by the president, that is called statute, which has the sanction of approving the highest legislative forum. इसको हम statute कहते हैं. जिसको भी पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, दैट इज स्टैच्यूट. अब उस स्टैच्यूट के अंदर जो है प्रोवाइड होता है कि आप अपने रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं. उसमें मसलन अमूमन उसके लास्ट में एक सेक्शन दिया जाता है कि विद द अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आप अपने स्टैच्यूट बना सकते हैं. एक ये लिखा होता है, एक लिखा होता है कि विदाउट द अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आप अपने स्टैच्यूट बना सकते हैं. जब आप ये स्टैच्यूट बनाते हैं तो अगर विदाउट, आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये व्यू है कि अगर विदाउट अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट कोई स्टैच्यूट कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाता है महकमा खुद और वो ऑटोनोमस बॉडी है, तो वो जो है नॉन स्टैट्यूटरी कहलाते हैं. जबकि अगर फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल है तो वो स्टैट्यूटरी कहलाते हैं. फिर इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा शदीद इख्तलाफात है जजमेंट लॉ में, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी में. कुछ को उन्होंने स्टैट्यूटरी कर दिया, फिर तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां कहते हैं ये नॉन स्टैट्यूटरी, फिर इधर से नॉन स्टैट्यूटरी. और ये ज्यादा से ज्यादा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये ज्यादा हुआ है कि स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी लॉज पे बेतहाशा कंफ्यूजन पाई जाती है. इसमें मैं आपको जजमेंट बता देता हूं. ये एक लार्जर बेंच की जजमेंट है 2013 SCMR पेज 1707. 2013 SCMR पेज 1707. ये बड़ी लंबी जजमेंट है, इसका पैरा 50 आप पढ़िएगा जरूर. पूरी जजमेंट आप देखना चाहेंगे तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को के केसेस थे, उन्होंने इकट्ठे करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हु इज स्टैट्यूटरी एंड हु इज नॉन स्टैट्यूटरी, वेयर इज रेट पिटिशन मेंटेनेबल एंड वेयर नॉट. इसमें उन्होंने जो मेन क्रक्स इसका है वो ये है कि अगर कोई डिपार्टमेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है तो दैट इज स्टैट्यूटरी. अगर उस एक्ट में प्रोवाइडेड है कि आप अपने रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं, तो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द डिपार्टमेंट हिमसेल्फ और देयर ओन काउंसिल या उनका अपने बोर्ड ने बनाए, वो भी स्टैट्यूटरी कहलाएंगे. ठीक है ना, वो भी स्टैट्यूटरी कहलाएंगे. तो उसकी वायलेशन में बहुत सारी जजमेंट यहां से आई है ना. लाहौर हाई कोर्ट में डिफरेंट व्यू लिया हुआ है, वो बहुत सारी जजमेंट है. आई कैन मेंशन हंड्रेड्स ऑफ जजमेंट्स जिसमें उनका व्यू और है, इधर से व्यू और लिया गया है. तो परहैप्स वो सुप्रीम कोर्ट से जब क्लैरिटी आ जाएगी, कुछ केसेस अभी उन्होंने क्लब किए हुए हैं, तो ये इशू भी सेटल हो जाएगा. लेकिन सरे दस्त इसमें यही सिचुएशन है. मिसल एटॉमिक एनर्जी के हवाले से केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे वाज़ेह जजमेंट दे रखी है और उसमें उन्होंने ये 2016 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 377, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट. 2016 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज इसका है 377. ये आप जरूर पढ़िएगा मिला के उस 1707 वाली जजमेंट के साथ. तो यू विल फील कि स्टैट्यूटरी बॉडी और स्टैट्यूटरी रूल्स को, अगर इसको मजीद आप समझना चाहेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी और स्टैट्यूटरी रूल्स को, तो वो 2006 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 602, रेड विद 2007 PLCCS पेज 1332 और एक तुफैल हाशमी की जजमेंट है 2010 SCMR तुफैल हाशमी नाम से जजमेंट है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जजमेंट है. ये भी इन्हीं जजमेंट के परसुएंस में आई. 2010 SCMR पेज है इसका 1484. तो ये आप पढ़िए, आपको ये स्टैट्यूटरी बॉडी और स्टैट्यूटरी रूल्स के हवाले से ये थोड़ा सा जो है क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगी. तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा रहा और विश यू गुड लक फॉर योर कैरियर. कोई अगर सवाल हो तो प्लीज आप. जी जी सर, मेरे दो सवाल हैं. एक कि अक्सर जजेस के एंड प्रमोशन के लिहाज से एक सवाल है, एंटी डेटेड प्रमोशन फॉर्म प्रमोशन में कोई फर्क है? और दूसरा ये कि गवर्नमेंट की आई है नई अमेंडमेंट FR 17 की, तो इन लाइट ऑफ दैट क्या फॉर्म प्रमोशन बिल्कुल ही खत्म होगी
नहीं, इसमें परफॉर्मा प्रमोशन FR17 जो है, FR17 में ये एंटीडेशन प्रमोशन और परफॉर्मा प्रमोशन बेसिकली इसमें डिफरेंस ये है कि एंटीडेशन अगर कोई हाजिर सर्विस बंदा है तो उसको आप एंटीडेशन ऑफ प्रमोशन क्लेम उसकी करेंगे और वो अपनी प्रमोशन को चैलेंज करेगा कि जी मुझे इस डेट से नहीं इस डेट से मिलनी चाहिए, वो तो इंटैक्ट है। अब ये जो FR17 है ये मई के 22-23 तारीख से 2022 से खत्म हुआ है। इसमें उन्होंने सिर्फ FR17 की वो कमेटीज खत्म की हैं जो लोअर और हायर लेवल की दो कमेटीज हुआ करती थी जो फाइनेंस डिवीजन उनको डील करती थी और वो जो है उनमें केस चला जाता था। उसकी बजाय उन्होंने कहा है कि इस तरीके से पहले तक जिस बंदे की भी ये जो प्रमोशंस का इशू है वो उनकी CSP अगर वो BPS 19 से ऑनवर्ड है तो वो उनकी CSP में प्लेस किया जाएगा, इसमें नहीं किया जाएगा, यानी FR17 कमेटी में नहीं किया जाएगा। और अगर उनकी वो जो है कि अगर उस हवाले से उनका प्रमोशन का इशू जो है एंटीडेटेड है तो भी उसको दिया जाएगा। परफॉर्मा प्रमोशन ये होता है कि कोई बंदा रिटायर हो जाता है तो उसके लिए वो कह सकता है कि जी मुझे परफॉर्मा प्रमोशन, वो प्रेयर नहीं कर सकता एंटीडेशन की क्योंकि वो रिट्रोस्पेक्टिव फैक्ट्स आ जाएंगे, वो इस वजह से वो परफॉर्म प्रमोशन का वर्ड ये यूज होता है। एंटीडेशन एंड परफॉर्म प्रमोशन आर द वन एंड द सेम थिंग एक्सेप्ट द स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है जी सर, आपने कहा कि रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल के बाद जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है कहीं और नहीं, डिसमिसल के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन E&E रूल के रूल। रिमूवल के बाद ही कैन डू द जॉब। डिस्क्वालीफाई किसके टू द एक्सटेंट ऑफ सिविल सर्विस के लिए होता है या कहीं और भी जॉब? नहीं, और जॉब कर सकता है वो, सिविल सर्वेंट के लिए नहीं। हाँ जी, सिविल सर्वेंट उसको लिए ये है कि ऐसा कोई नहीं। लेकिन कुछ जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, प्राइवेट तो जाहिर है उसका काम है, ऐसा नहीं है कि वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस की तरह हो जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, वहां तो उसके देखिए अगर लैब के केसेस होते हैं तो उसमें आपके सिविल सर्वेंट पर एक उसके जो साइड इफेक्ट्स आते हैं प्ली बार्गेनिंग की या सजा की, वो और है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अगर उसको किसी मिसकंडक्ट, मसलन मिसकंडक्ट एब्सेंस है, ये इतना हार्श मिसकंडक्ट नहीं है, उसकी वजह से अगर वो डिसमिस होता है तो ही इज डिबार्ड ओनली फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर इन पाकिस्तान एज ए सिविल सर्वेंट। बाकी जगहों पे वो जॉब कर सकता है। सिर्फ ये जो स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के अंदर जो इदारे आते हैं वहां वो रिमूवल टर्मिनेशन उसके बाद नहीं कर सकता। हाँ कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। डिसमिसल वाला नहीं कर सकता, रिमूवल वाला कर सकता है। जी जी। 2005 में एक हादसा हुआ जिसके नतीजे में इरा, फेरा और सेरा के 3 इदारे वजूद में आए। जी। अब उनके जो एम्प्लॉई हैं वो अभी तक अपनी परमानेंट पोजीशन के लिए जंग लड़ रहे हैं। क्या वजह है कि भाई रियासत जो है उनको परमानेंट क्यों नहीं मिलता? देखिए अकॉर्डिंग टू इनके हवाले से जो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से मैंने केसेस किए हैं, ये इन तमाम के डिपार्टमेंट्स की केसेस मैंने किए हैं। इनका जो इशू है वो ये है कि जब ये 2010 में 18th अमेंडमेंट आई थी तो इनको डिफरेंट जगहों पे एडजस्ट कर दिया गया है। इन तमाम इदारों को डिफरेंट जगहों पे एडजस्ट कर दिया गया है। नाउ दे आर, या तो ये कुछ सुपरिनवेट हो गए यानी 60 साल के बाद चले गए, कुछ लोग जो काम मोस्टली इनमें लिए गए थे, सब जो मुख्तलिफ एक्सपीरियंस्ड हैंड लोग थे वो लिए गए थे। तो जब ये इनकी अफादियत उस हवाले से खत्म हुई तो उन्होंने इनको जो यंग लोग थे जो डायरेक्ट आए थे, कुछ लोग इवन FPSC से भी इनमें एडजस्ट किए गए थे, तो वो लोगों ने उन्होंने केसेस किए थे तो दे सेड के जी हमें मिनिस्ट्री में एडजस्ट कर लिया जाए, तो उनको एडजस्ट कर लिया गया। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, कोई भी रहा नहीं है। लेकिन जो सीनियर्स थे, जो एक्सपीरियंस हैंड थे, उनको उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कहा जी कि हमारा अब जो वो काम खत्म हो गया है तो इस वजह से यू आर नो मोर रिक्वायर्ड। तीसरा इसमें इनके साथ ये किया है कि इनमें एम्प्लॉयमेंट को किसी को भी छोड़ा नहीं गया। मेरी मालूमात के मुताबिक इन लोगों को एडजस्टमेंट हुई है, लोअर लेवल पे हुई है। बाज़ वक़्त ऐसा हुआ है कि मसलन सरप्लस पूल पे ये भेजे गए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तमाम मुलाजमीन को कहा है कि आप मसलन कोई 18वें ग्रेड में था तो उसको कहा है कि आप 16वें में चले जाए या 17वें में चले जाए। इफ ही वाज एग्रीड देन ही वेंट देयर, और अगर वो एग्री नहीं किया उस बंदे ने तो देन उसको जो है कहा गया कि जी आप 3 साल यहाँ सरप्लस पूल पे मैक्सिमम रह सकते हैं, उसके बाद थैंक यू वेरी मच, हम आपको नहीं रिटेन कर सकते। तो उसमें लोगों ने एडजस्टमेंट ले ली थी। जी थैंक यू वेरी मच। कोई और सवाल तो नहीं रह गया किसी का? थैंक यू। कल भी 11 बजे लेक्चर होगा
बैरिस्टर अहमद हसन साहब का कॉर्पोरेट प्रैक्टिस पे, वेरी इम्पोर्टेंट। मैं कोशिश करूँगा कि कल कंक्लूड कर दूँ, चूँकि लास्ट वीक भी एक छुट्टी हो गई थी और इस वीक में भी 23 मार्च की छुट्टी थी, लेकिन 2 वीक पीरियड कंप्लीटेड although lectures are not completed। मैं वाइस चेयरमैन साहब से डिस्कस करके कल आपको ये बता दूंगा कि कल कंक्लूडेड है या फर्दर 2 लेक्चर लेने। नंबर 2, गुड न्यूज़ ये हुई है कि जो हमारी इनरोलमेंट कमेटी है उसके चेयरमैन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को नॉमिनेट कर दिया है चीफ जस्टिस साहब ने। तो आप नेक्स्ट वीक से हम इंटरव्यू शुरू करेंगे। आपसे पहले एक बैच है जो 100+ का है, उसके शायद 2 बैचेस करने पड़े, और नेक्स्ट आपका करेंगे हम। तो उसमें जो 40 जजमेंट्स हैं उनको जहन में रखिएगा। और तीसरा, कल कोशिश कीजिएगा, बल्कि कोशिश नहीं यकीनी बनाएं कि टाइम पर आएँ सारे लोग, क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ कि लेक्चर स्टार्ट हो जाता है और उसके आधे घंटे तक आते रहते हैं। तो हो सकता है कि कल हम अंदर ना आने दें और उनका इंटरव्यू फिर रह जाएगा जब तक अगले लेक्चर नहीं होंगे। और यूनिफॉर्म का मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ लोग सेमी यूनिफॉर्म में होते हैं और कुछ तो बिल्कुल ही नहीं होते यूनिफॉर्म में। तो कल इसको इंश्योर करना है प्लीज़ आप लोगों ने कि सब लोग प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो। ब्लैक टाई नहीं चलेगी, आई एम सॉरी, इन लोगों ने पहनी है, ऑफेंस कर रहे हैं। आप लोगों की वीडियोस सारी मौजूद है, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, और अगर कमेटी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया तो वीडियो की हेल्प से आपको वो फिक्स करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक लेक्चर नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है। तो कल लास्ट, अल्लाह करे लास्ट लेक्चर हो, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, कल सारे डिसिप्लिन का मुजाहरा कीजिएगा, टाइम का भी, यूनिफॉर्म का भी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।